अभी तक जो हमने मैक्सवेल इक्वेशन देखी हैं, मैंने फ्री स्पेस और फ्री चार्जेस या फिर फ्री करंट्स की टर्म में मैंने लिखा देखा है। लेकिन अभी तक हमने इक्वेशन मैटर में डील नहीं की। ठीक है, अगर हमारे पास मटेरियल है तो फिर मैक्सवेल इक्वेशन कैसे दिखेंगे। और तो इस केस में हमारे पास एक जिस तरह हमने पहले देखा था चैप्टर नंबर 4 में, और हमने फिर बाद में हमने चैप्टर नंबर 6 में देखा कि हम इक्वेशन को अगर इन टर्म्स ऑफ फ्री चार्ज जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं उन टर्म्स में लिखें तो हमें ज़्यादा कन्वीनियंट होता है थ्योरी को अंडरस्टैंड करने में और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने में। आपको पता है कि मटेरियल में आपके पास बाउंड करंट्स होते हैं। ठीक है, और हमारे पास बाउंड चार्जेस हैं। बाउंड चार्जेस ड्यू टू पोलराइजेशन है और बाउंड करंट ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन है। तो इनकी मौजूदगी में अगर मैक्सवेल इक्वेशन अपेयर हो मैक्सवेल इक्वेशन होगी, उनमें ये चीज़ें होंगी। बाउंड चार्जेस भी होंगे, बाउंड करंट्स भी होंगे। लेकिन हम किस में फॉर्मुलेट करना चाहते हैं इक्वेशन को? इन टर्म्स ऑफ फ्री चार्जेस और फ्री करंट, जैसे कि हमने पहले देखा था। तो उससे पहले हमें इन्हीं चीज़ों को रिविजिट करना होगा, बाउंड चार्जेस को, बाउंड करंट्स को, और एक और चीज़ अपेयर होगी जब हमारे पास थ्योरी नॉन स्टैटिक होगी, तो वो मैं उसमें शो करता हूँ। तो पहले आप देख लें बाउंड चार्जेस। तो बाउंड चार्जेस की वही डेफिनेशन है, बाउंड करंट डेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी। ये पोलराइजेशन से अपेयर होती है, और ये हमने इसको चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से डिस्कस किया था जब हम मटेरियल्स डिस्कस कर रहे थे। लाइकवाइज ये चैप्टर नंबर 6 की डिस्कशन है कि हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड है और उसका अगर आप कर लें तो वो हमारे पास होता है बाउंड करंट। अच्छा, नॉन स्टैटिक केस में जो होता है, ये दोनों स्टैटिक केस है, ये हमारे पास ही अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास है, ये बाउंड चार्ज उसमें थे। लाइकवाइज हमारे पास जो ये मैग्नेटोस्टैटिक में ये चीज़ थी। तो जबकि अब हम 7 चैप्टर में, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में है, तो हमारे पास नॉन स्टैटिक केसेस हैं। तो जब नॉन स्टैटिक केस होता है तो उसमें आप सपोज करें कि पोलराइजेशन चेंज हो सकती है। तो पोलराइजेशन लेट से हमारे पास चेंज हो रही है ये पी की। तो इस पोलराइजेशन की वजह से हमारे पास एक करंट होता है जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन करंट। ठीक है, फॉर सपोज आपने पोलराइजेशन तो हमें ये कहा था ना कि किसी वॉल्यूम में हमारे पास अगर पोलराइजेशन है तो उसके इस सरफेस पे हमारे पास करंट है रो बी माइनस, और इस सरफेस पे हमारे पास बिल्कुल उतना ही जो करंट चार्ज है, सरफेस चार्ज, वो प्लस की फॉर्म में है। ठीक, तो आप और इसकी वजह से हमारे पास पोलराइजेशन है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब अगर आपके पास पोलराइजेशन चेंज होती है, एक से आपके पास पोलराइजेशन ये चेंज हुई, लेट से बढ़ती है, पोलराइजेशन चेंज होगी तो हमारे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग पोलराइजेशन चेंज होने का मतलब ये है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये चार्ज है नेगेटिव, ये इंक्रीज होगा, और साथ के साथ फिर ये पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों का सम जीरो होना चाहिए। तो हमारे पास फ्लो होगा लेट से नेगेटिव चार्ज इस तरफ और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ। तो पोलराइजेशन इंक्रीज हुई, पोलराइजेशन इंक्रीज होने से ये होगा कि इस सरफेस पे और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस सरफेस पे उतना ही और पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये इस चीज को ये जो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो ये इस फ्लो की, वो कंट्रीब्यूशन जाती है इस करंट में जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन करंट। तो पोलराइजेशन की करंट की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि जैसे आपकी पोलराइजेशन चेंज होती है, नॉन स्टैटिक केस है ना, तो पोलराइजेशन चेंज होगी, तो वो पोलराइजेशन चेंज होने का मतलब ये है कि जो सरफेसिस पे चार्ज है, बाउंड चार्ज, वो भी चेंज होगा, और बाउंड चार्ज यहाँ से इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। तो ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है, ये कंट्रीब्यूट करेगा, ये डिफाइन करेगा एक करंट को, करंट डेंसिटी को, जिसे हम कहते हैं पोलराइजेशन करंट डेंसिटी। तो अब अगर आप देख लें इसको इन टर्म्स ऑफ आई, तो जो टोटल करंट होगा, ये टोटल करंट है मेरे पास, वो इज इक्वल टू होगा पार्शियल सिग्मा बी और पार्शियल टी। ये देखें पार्शियल सिग्मा पार्शियल बी क्या है, इस सरफेसिस पे करंट विद रिस्पेक्ट टू सॉरी चार्ज, बाउंड चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हुआ है। और किस सरफेस में से गुजरा है वो परपेंडिकुलर सरफेस में से, ये परपेंडिकुलर सरफेस है। तो करंट क्या बना, ये मेरे पास है चार्ज जे, और नीचे है टाइम डेरिवेटिव, तो ये मेरे पास आ गया करंट। तो ये करंट डेंसिटी है, सरफेस बाउंड करंट डेंसिटी, सरफेस करंट डेंसिटी जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है किस सरफेस में से, इस परपेंडिकुलर सरफेस में से। तो बाउंड करंट का हमें पता है कि रिलेशन क्या है पोलराइजेशन के साथ। तो आप पी डॉट
एन के। पी डॉट एन हमारे पास इस तरह इसकी वैल्यू पुट कर दें आप। वैल्यू पुट कर दी तो वैल्यू कैसे पुट कर दी, जैसे हमारे पास करंट की जो डेफिनेशन है वो ये है, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पासिंग थ्रू एरिया। तो करंट को अगर आप यहाँ पे डिवाइड कर दें तो आपके पास बाकी रह जाएगा पोलराइजेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये हमारे पास है पोलराइजेशन करंट डेंसिटी। तो ये जब नॉन स्टैटिक केस हो आपके पास, तो एक नए टाइप का आपके पास करंट होगा, जिसको हमें अपनी मैक्सवेल इक्वेशन में इंक्लूड करना है। उससे पहले हम दो चीज़ों में वाज़ेह तौर पे डिफरेंस देख लें कि पोलराइजेशन करंट और बाउंड करंट में क्या फ़र्क है। और वो ये है कि जे बी जो हमारे पास पोलराइजेशन करंट है वो अपेयर हुआ था चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। और वो किस वजह से था हमारे पास, कि हमने देखा था कि ये सारी जो एटम्स हैं छोटे छोटे वो टाइनी एटम टाइनी लूप्स हैं। और लूप जब जो उनके ऑर्बिट्स हैं एटम्स के और उसमें इलेक्ट्रॉन एक फ्लो कर रहा है, तो वो जो ऑर्बिट है वो एक टाइनी लूप है और उसमें जो चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो उसका चार्ज है। तो इनकी वजह से हम इस करंट को अगर आप उसके लूप के एरिया से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मैग्नेटाइजेशन आती थी। तो ये बहुत सारी मैग्नेटाइजेशन से मिलके हमारे पास आता था ये बाउंड करंट। वो किसकी वजह से, अगेन स्पिन की वजह से या ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो दो सोर्स है हमारे पास, या फिर स्पिन स्पिन होगा या फिर हमारे पास ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये सोर्स है हमारे पास बाउंड करंट का, जो अगेन जो चैप्टर नंबर 6 में पर हुआ था। तो अब जो पोलराइजेशन करंट है वो है रिजल्ट ऑफ द लीनियर मोशन ऑफ चार्ज व्हेन पी चेंजेस। तो जैसे पी आपका पोलराइजेशन मटेरियल में जैसे चेंज होती है, तो जो दोनों एंड्स हैं, दोनों सर्फेसिस हैं मटेरियल के, उसके एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे साइड साइड पे पॉजिटिव चार्ज आता है। लेट से पोजीशन इंक्रीज हो रही है तो दोनों साइड पे चार्जेस इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर पोजीशन डिक्रीज हो रही है तो दोनों चार्जेस साइड पे पोलर जो चार्जेस हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जो करंट इंट्रोड्यूस होता है तो उनकी मोशन जो है वो हम उसे कहते हैं पोलराइजेशन करंट डेंसिटी। अब हम देखते हैं कि क्या ये पोलराइजेशन करंट जो डेंसिटी है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बाउंड चार्जेस को होल्ड करती है। तो आप ये देख लें डेल डॉट जे पी इज इक्वल टू जो दो इक्वेशन की दूसरी साइड है, जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखी है, ये तो दोनों साइड में मैंने ली इसकी डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस ये है स्पेस डेरिवेटिव और ये टाइम डेरिवेटिव है, आप इसको अंदर लेके जा सकते हैं। डेल डॉट पी है, और डेल डॉट पी बेसिकली हमारे पास होता है ये बाउंड करंट डेंसिटी। तो बाउंड करंट डेंसिटी का मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो आप वाज़ेह तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बन गई है। तो ये हमारे पास जो बाउंड करंट है ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बाउंड चार्जेस को होल्ड करता है। अच्छा, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमने ये पिक्चर देखी है कि रिजल्ट ऑफ द लीनियर मोशन ऑफ चार्ज व्हेन पी चेंजेस, क्या आप इसके बारे में इस तरह की डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं? तो वो मुश्किल है। तो हम सिर्फ यही कहते हैं कि चेंजिंग एम डज नॉट अकोमोलेशन ऑफ एनी चार्ज। तो यहाँ पे जो अकोमोलेशन ऑफ चार्ज नजर आ रही है कि मैंने आपको बताया पोलराइजेशन अगर इंक्रीज होती है तो दोनों सर्फेसिस पे जो चार्ज की अकोमोलेशन बढ़ती है, वो इस बाउंड करंट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। चेंजिंग एम डज नॉट अकोमोलेशन ऑफ एनी चार्ज, तो ये कोई चार्ज की अकोमोलेशन हमारे पास नहीं होती। और आप समझ सकते हैं इसको क्योंकि हमारे पास ये जो बाउंड करंट है वो है मैग्नेटाइजेशन में, मैग्नेटाइज मटेरियल में, और मैग्नेटिक मटेरियल्स में हमारे पास कोई मोनोपोल नहीं होते। इस वजह से ये पिक्चर हमें यहाँ पे बाउंड करंट के केस में नहीं मिलती कि एक साइड पे अकोमोलेट हो रहा है मैग्नेटिक चार्ज, दूसरे साइड पे उतना ही नेगेटिव अकोमोलेट हो रहा है चार्ज। तो इस केस में हमारे पास बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में है। तो अब जो हमने डिस्कशन की है, नई क्वांटिटी डिफाइन किया, उनको उठा के हम दोबारा मैक्सवेल इक्वेशन लिखना चाहेंगे। इन व्यू ऑफ अबव डिस्कशन रो इज इक्वल टू, और हमारे पास जो टोटल करंट डेंसिटी है वो अभी ये टोटल जो चार्ज डेंसिटी है वो दो चार्जेस की वजह से है, एक फ्री चार्ज और दूसरा बाउंड चार्ज, जो कि चैप्टर नंबर 4 तक थी हमारी डिस्कशन, तो वही है। इज इक्वल टू रो एफ, ये हमारे पास फ्री, और माइनस डेल डॉट पी, ये हमारे पास है बाउंड करंट डेंसिटी। और जबकि हमारे पास जो करंट डेंसिटी है वो तीन टाइप की है, फ्री है, बाउंड है और पोलराइज्ड है। ये रही मेरे पास फ्री करंट डेंसिटी जो हम स्विच से ऑन ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं। ये बी है जो उसके साथ अपेयर होती हैं जो बाउंड करंट्स हैं, मैग्नेटाइजेशन की वजह से अपेयर होते हैं। और ये पोलराइजेशन है, जो पोलराइजेशन अगर आपके पास किसी मटेरियल में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही हो
नॉन स्टैटिक केसेस में तो ये अपेयर होता है। तो इसका जे एफ एज इट इज, जे बी इज इक्वल टू होता है कर्ल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और जे पी हमारे पास है अभी हमने देखा वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोलराइजेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। अब इनको उठा के हम देखेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशन कैसे चेंज होने हैं। तो पहले पहले हम देखते हैं गॉस लॉ वाली इक्वेशन, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो था यहाँ पे, और रो थी हमारे पास टोटल करंट चार्ज डेंसिटी, तो वो रो इज इक्वल टू है रो एफ माइनस डेल डॉट पी। तो यहाँ पे आ गया रो एफ माइनस डेल डॉट पी। तो एप्सिलॉन नॉट, इसको अगर आप इस तरफ ले आए तो आपके पास यही इक्वेशन बन जाएगी, और इनकी डाइवर्जेंस को इकट्ठा करके लिख लें आप, तो आप देख सकते हैं कि डी इज इक्वल टू है, हमने डिफाइन किया था स्टैटिक केस में चैप्टर नंबर 4 में, डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। तो ये मटेरियल के लिए हमारे पास था गॉस लॉ। तो ये पहली इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई है। तो मैं इसको कर लेता हूँ बॉक्स। तो ये रही मेरी पहली इक्वेशन। अच्छा, अब यही हम पेज लॉ में देखते हैं कि मैक्सवेल करेक्शन मैक्सवेल टर्म के साथ। तो यहाँ पे था कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, ये टोटल ये आ गया, प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियली और पार्शियलिटी। तो जे की जगह पे हमारे पास फ्री करंट है, बाउंड करंट है और पोलराइज करंट है। तो वैल्यू मैंने सारी यहाँ पे पुट कर दी। तो अब आप जिस तरह हमने पहले टर्म्स इकट्ठी की थी, आप वो टर्म्स इकट्ठी कर सकते हैं, इकट्ठी करके लिख सकते हैं। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे एफ प्लस पार्शल डी और पार्शल टी। और जबकि हमारे पास जो एच है वो एच इज इक्वल टू है वही जो हमने चैप्टर नंबर गालबन 6 में डिफाइन किया था, एच इज इक्वल टू ऑक्सिलरी फील्ड इज इक्वल टू बी और म्यू नॉट माइनस एम। तो ये बाउंड चार्जेस की वजह से और बाउंड करंट की वजह से जो चेंजेस आए इक्वेशन में, हमने वो अकोमोडेट कर लिए कि हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन ये बन जाएगी कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जी एफ प्लस पार्शल टी और पार्शल टी, और हमारे पास ये गॉजिला ये बन जाएगा। तो दो इक्वेशन अभी तक जो हमारे पास अहम है मटेरियल्स के लिए वो ये रही, ये है और दूसरी ये है। क्या रिमेनिंग जो दो इक्वेशन है वो भी चेंज होंगी? एक तो फ्राडेज लॉ है और दूसरा हमारे पास डेल डॉट बी है, डाइवर्जेंस सोमैटिक फील्ड वाली इक्वेशन है। तो इन पे कोई फर्क नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि हमने जो अभी तक जो डिस्कस किया है वो सारी की सारी घूमती है चार्ज डेंसिटी के और करंट डेंसिटी के, जबकि इन दो इक्वेशन में डेल डॉट बी वाली इक्वेशन में और फ्राडे लॉ में ना करंट डेंसिटी है और ना हमारे पास उसमें है चार्ज डेंसिटी, तो उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो एज इट इज आ जाएंगे। तो ये रही हमारी मैक्सवेल इक्वेशंस, और ये मैक्सवेल इक्वेशन है हमारे पास जब हम मटेरियल एग्जिस्ट करता हो। तो ये रही मैक्सवेल इक्वेशंस। ये रहा गॉसेस लॉ, ये इसमें एम्पेयर्स लॉ, ये हमारे पास फ्राडेज लॉ, और ये मोनो वो डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है, जीरो। ये मटेरियल के हैं, लेकिन इसमें एक जो डिसएडवांटेज हमें अपेयर हो मिलता है इन इक्वेशन में, वो ये कि इनकी जो स्टेटस है वो हाइब्रिड है, हाइब्रिड न्यूट्रिशन है। अब ये देखें, इसमें बी भी है और एच भी है, इसमें ई भी है और डी भी है। पूरी इक्वेशन एकदम सारी ई की बी की टर्म में नहीं है। इसमें तीन जो क्वांटिटीज हमारे पास तीन टाइप की फील्ड अपेयर हो रही हैं, ई डी बी और एच। तो इन इक्वेशन को यूज करने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और डी के दरमियान में और मैग्नेटिक फील्ड और ऑक्सिलरी फील्ड एच के दरमियान में रिलेशन आपको बताना पड़ता है कि इन दोनों फील्ड के दरमियान में रिलेशन क्या है। अब वो जो रिलेशन है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। तो इसका मतलब है जब तक आप मटेरियल स्पेसिफाई नहीं करते तब तक आप इन इक्वेशंस को यूज नहीं कर सकते। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, कि अगर हमारे पास लीनियर मीडिया है तो लीनियर मीडिया की हमने देखा हुआ है कि पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में जो रिलेशन है वो लीनियर है। तो ये डी और ई के दरमियान में ये रिलेशन है, ठीक है। और एम एच के दरमियान में हमने रिलेशन देखा हुआ, तो उसे कॉरस्पॉन्डिंग जो इस रिलेशन के मुताबिक हमारे पास ऑक्सिलरी फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में रिलेशन है। तो लीनियर मीडिया के लिए ई और डी के दरमियान में और बी और एच के दरमियान में हमारे पास रिलेशन इस तरह गिवन है, जबकि एप्सिलॉन और म्यू इस तरह डिफाइन है। तो फिर हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अगेन इन इक्वेशन की ये मटेरियल के लिए है, जब तक आप मटेरियल स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो आपके पास ई और डी, बी और एच के दरमियान में रिलेशन आपको नहीं पता होगा, तब तक आप ये इक्वेशन यूज नहीं करते। इक्वेशन यूज करने के जरूरी है कि आप पहले ये रिलेशन स्पेसिफाई करें
कि मटेरियल डिस्प्लेसमेंट करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में और एच और बी के दरमियान में क्या रिलेशन है। अच्छा, आप एक और बात कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें पता है, ये डी को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वो मैक्सवेल टर्म में जो एक एक्स्ट्रा मैक्सवेल करेक्शन जो की थी एम्पेयर्स लॉ में, तो उस टर्म को हमने डिस्प्लेसमेंट करंट कहा था। तो वो बेसिकली यहाँ से उसको नाम मिला है कि डिस्प्लेसमेंट करंट का अगर आप टाइम डेरिवेटिव लें, पार्शियल टाइम डेरिवेटिव लें, तो ये इक्वल्स टू होता है उस करंट के जो हमें मैक्सवेल इक्वेशन में करेक्शन की थी। तो इस वजह से इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, और कोई वजह नहीं है।